हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक जो हमने देखा था उसमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में कुछ बेसिक हमने देखा था, रेनफोर्समेंट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद डिजाइन ऑफ मेथड हमने देखा था। डिजाइन ऑफ मेथड में ठीक है WSM, ठीक है USM तथा LSM अर्थात वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है लोड फैक्टर मेथड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड तथा लिमिट स्टेट मेथड के बारे में हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था, उसके बारे में हमने देखा था। हाँ, अब हम आगे जो है एक एक के बारे में विधिवत एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने कहा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप जानते हो ये एक प्रकार से क्या है, टॉपिक है पूरा, तो इसको हम जो है अलग से पढ़ेंगे। फिर आपका लिमिट स्टेट मेथड होगा, उसको भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। थोड़ा सा हम बेसिक चीज में बता देते हैं। जब डिजाइन की बारी आई तो इसमें कुछ लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया, जिसको हमने कहा कि ये फंडामेंटल थ्योरी के आधार पर इनको रख दिया गया। क्लियर हो? अर्थात किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के ठीक है एनालिसिस करने के लिए दो प्रकार की थ्योरी दी गई है, जिसका पहला का नाम है आपका स्ट्रेट लाइन थ्योरी। क्लियर हुआ? दो प्रकार की थ्योरी अवेलेबल है। पहला आपका हुआ स्ट्रेट लाइन थ्योरी और दूसरा आपका जो हुआ ठीक है वो आपका हुआ लिमिट स्टेट थ्योरी। बताओ क्लियर है? पहला आपका क्या हुआ स्ट्रेट लाइन थ्योरी, दूसरा आपका क्या हुआ लिमिट स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसको हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और स्ट्रेट लाइन थ्योरी को हम इलास्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, लिमिट स्टेट वाले को प्लास्टिक थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसको हम बीच में जो है बता देंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा बस इतना कि किसी भी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है आरसीसी का जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस वो सामान्यतः दो थ्योरीज पर आधारित होता है। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन थ्योरी, स्ट्रेट लाइन थ्योरी, स्ट्रेट लाइन थ्योरी, और दूसरा आपका जो होता है ठीक है लिमिट स्टेट थ्योरी। इसी को हम इलास्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इलास्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम प्लास्टिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये इलास्टिक थ्योरी का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, अभी इसके हम एजम्पशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, एजम्पशंस में आप अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि वर्किंग स्ट्रेस में कुछ एजम्पशंस माने गए थे। ठीक है, एजम्पशंस अभी जो है हम देखेंगे, नहीं तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ थ्योरीज हैं, इनके आधार पर आरसीसी का एनालिसिस किया जाता है। तो आपने जब पिछले वाले वीडियो में देखा था तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हमने इलास्टिक मेथड भी कहा था, अर्थात तो वही आपका क्या होगा स्ट्रेट लाइन थ्योरी के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब कोई धरन पे लोड अप्लाई किया जाएगा, जब किसी धरन पे लोड अप्लाई किया जाएगा तो ऐसे केस में धरन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बेंड होता है। अब बेंड होगा तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र में टेंसाइन तथा नीचे वाले क्षेत्र में कंप्रेशन, ठीक है स्ट्रेस जनरेट होता है। जहां पर हम देखते क्या है, हम कहां पर देखते हैं क्या है कि यदि लोड आपका नॉर्मल है, अभी हम दिखा रहे हैं लोड आपका अगर नॉर्मल है, बहुत ही कम लोड डाला गया है, तो ऐसे केस में ठीक है जो भी स्टील में स्ट्रेन होगा तथा जो कंक्रीट में स्ट्रेन होगा, ये दोनों न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ बढ़ते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि कांस्टेंट रहते हैं। जितना न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर चेंज होगा उतना ही न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी चेंज होगा, अर्थात ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो वहां पर ठीक है, वहां पर ठीक है कुछ इस प्रकार से ठीक है एक कर्व बन जाता है। जैसे हमारा हुआ स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस हो उतना स्ट्रेन हुआ, अर्थात ये कुछ एक इस प्रकार से कर्व बनता हुआ चला जाता है। इन्होंने ऐसा माना था, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसने इन्होंने ऐसा माना था कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन होगा वह एक लीनियरली चेंज होता है, इसलिए इसको इन्होंने इसका नाम क्या रखा, स्ट्रेट लाइन थ्योरी। क्लियर हुआ? अब ये जो लिमिट स्टेट थ्योरी है ये अलग से टॉपिक है, इसको हम वहां पर आपका ठीक है डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ ना?
ठीक है, तो आज हम जो है चल रहे हैं थोड़ा सा बेसिक चीज बात करेंगे। ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन थ्योरीज के आधार पर ही एनालिसिस करेंगे, अर्थात वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसके एजम्पशंस के बारे में भी देखेंगे, मॉडल रेशियो क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है, एरिया, स्ट्रेसेस, इन सब के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको जो है स्ट्रेस भी तुरंत अभी दिखा देंगे। क्लियर हो? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, इलास्टिक एनालिसिस। इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, इलास्टिक एनालिसिस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक चीज पर इसमें बात करते हैं, ठीक है। एजम्पशन अभी देख लेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा समझते हैं कुछ। यहाँ पर हमारे पास एक बीम सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक बीम सेक्शन है, मान लेते हैं ये है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है। इसमें कुछ रेनफोर्समेंट भी डाला गया है, प्रोवाइड किया गया है। रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। कहीं ना कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस भी होगा, कहीं ना कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस भी होगा। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, सो में आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे। देखो हम बता रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस क्या है। वह एक्सिस जहाँ पर ना तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो, ना तो कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हुआ? अब देखिए आप हमने क्या कहा कि जो भी ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, जो भी ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है, ये हमारे पास बीम है, ये हमारे पास क्या है, बीम है। इस बीम को हमने क्या किया, यहाँ से कट किया। जब यहाँ से कट किया, अब हम जब सामने से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट दिखा है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्लियर हुआ? से भाई देखो यहाँ पर हमने क्या किया, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। और जब यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ये यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको क्या किया, कुछ इस प्रकार से कट किया। यही पर हमने क्या किया, इसको कट किया, तो ये स्टील भी कट रहा है। जब हम सामने से देखेंगे तो स्टील का क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर आपको दिखेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अतः जब हम इसी को, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बता दें, क्लियर हुआ? ये जो है धरन की चौड़ाई हम मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ओवरऑल डेप्थ मान लेते हैं। क्लियर हो? यहाँ पर क्या है, आपका पूरा ओवरऑल डेप्थ है। अब आपको पता होगा कि इस रेनफोर्समेंट से, ठीक है, टेंसाइल जोन की जो टॉपमोस्ट फाइबर है, अर्थात स्ट्रिंग फाइबर है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कवर कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कवर क्या है, नॉमिनल कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, सारी चीजें आपने देखा था। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट के सबसे बाहरी किनारे से लेकर, ठीक है, टेंसाइल जोन के सबसे बाहरी किनारे तक की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कवर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो क्रॉस सेक्शन देखे हैं। अब क्रॉस सेक्शन से यहाँ पर, ठीक है, रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड हमने कर दिया। ये देखो यहाँ पर रेनफोर्समेंट भी हमने डाल दिया। ठीक है, 3 ही ले लेते हैं, रेनफोर्समेंट यहाँ पर हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ चीजों का आप समझेंगे। यहाँ से आपका एक आध दो क्वेश्चन भी पूछता है, तो यहाँ से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, चौड़ाई डी, ये जो है आपका ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, अब इनके जो बीच तक की दूरी है, यहाँ से लेकर इनके सेंटर तक की जो दूरी है, सेंट्रॉइड तक की जो दूरी है, यहाँ से वाला जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। देखो क्वेश्चन एक बार आपका पूछा गया था, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, हम कहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां तक। देखो ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन, ये आपका क्या होता है, टेंशन, यहाँ पर आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस, मान लेते हैं हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कंप्रेशन जोन के सबसे ऊपरी लेयर, कंप्रेशन जोन के सबसे ऊपरी लेयर से, ठीक है, रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड, रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं,
ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन टॉप मोस्ट फाइबर, ठीक है, ऑफ टेंसाइल जोन टू सेंट्रॉइड ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन जोन के एक्सट्रीम फाइबर से लेकर टेंसाइल जोन के, ठीक है, सेंट्रॉइड तक की जो दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। बता रहे क्लियर हुआ? ठीक है, अब जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है टेंसाइल जोन कंप्रेशन जोन क्या है वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, जब किसी पर लोड लगाया गया, जब किसी धर्म पर लोड लगाया गया, यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी डिजाइन हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद हमने देखा कि ये धर्म कुछ इस प्रकार से बेंड हो गई। ये धर्म हमारा क्या हुआ? कुछ इस प्रकार से बेंड हो गया। ठीक है, अच्छा बेंड हुआ तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ठीक है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अंदर की ओर दब रहे हैं। वो पार्टिकल्स किधर की ओर दब रहे हैं? अंदर की ओर दब रहे हैं, जबकि निचले वाले पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? बाहर की ओर भाग रहे हैं। ये चीज आपको सोम में देखने को मिला होगा। सोम में बताया भी क्या होगा? ठीक है, हमने भी पीछे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, नहीं देखना है फिर देख लीजिए। एक हमारे पास रेजर ले लीजिएगा, उस रेजर को क्या करना है? यहीं पर कट कर दीजिएगा। ठीक है, जो मिटाते हैं आप उसको लीजिए रबर को और यहीं पर एक ब्लेड मार दीजिए हल्का सा, और कट को ऊपर रख करके इस प्रकार से बेंड करेंगे। जब इस प्रकार से हम बेंड करेंगे क्या देखेंगे कि ये कट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब किसी को अपोजिट डायरेक्शन में हमने किया, अब हमने बेंड किया तो जो भी यहाँ पर कट मारा गया है वो होता है फैल जाता है, जिससे हमें पता ये चलता है कि ऊपर वाला जो भी लेयर है वो क्या करता है? अंदर की ओर दबता है, बाहर वाला लेयर क्या करता है? ठीक है, नीचे वाला लेयर क्या करता है? वो बाहर की ओर जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, यहाँ पर भी हमने एक बिंदु लिया और इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख रहे हैं। क्लियर हुआ? इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखेंगे? यहाँ से भी देखेंगे, ठीक है, कि ये वाला जो है खंड, ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट अंदर की ओर दब रहा है, जबकि ये पॉइंट आपका क्या कर रहा है? इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ? लोड लगने के बाद का है, और लोड लगने से पहले कैसे था भाई? लोड लगने से पहले इस प्रकार से था, लोड लगने से पहले इस प्रकार से था, और लोड लगने के बाद कैसे हो गया है? कुछ इस प्रकार से हो गया है। ये अंदर की ओर स्ट्रेस लगा रहा है और ये किधर की ओर लगा रहा है? बाहर की ओर लगा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम इधर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ की बात कर लेंगे तो ये भी क्या होगा? अंदर की ओर दबेगा, ये किधर की ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये भी हमारा कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। ये इधर की ओर गया, ये इधर की ओर गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये ऊपर वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। जबकि नीचे वाले की हम बात करेंगे तो नीचे हमारा क्या हो रहा है? टेंस हो रहा है, अर्थात खींच रहा है। ठीक है, अब जहां पर स्ट्रेस का मान 0 है, जहां पर स्ट्रेस का मान 0 है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। बता रहे हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखो यहीं से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये कंक्रीट का स्ट्रेस है, सिग्मा सी हमने मान लिया। ये स्टील का स्ट्रेस है, ठीक है, सिग्मा एस हमने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये भी कंक्रीट का स्ट्रेस है और यहाँ पर हमने किसका ले लिया? स्टील का स्ट्रेस ले लिया। अब देखो ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के कारण हम कहेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है? अगर स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो स्ट्रेस हम कहेंगे कि उनको रोकने का कार्य करता है, जबकि लोड क्या करता है? ठीक है, मोड़ने का कार्य करेगा। इसके कारण एक मोमेंट जनरेट होगा, इसके कारण एक मोमेंट जनरेट होगा। इसको रोकने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर हुआ है? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी हम आगे देखेंगे जब हम, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि रोकने के लिए सिग्मा एस आपका जनरेट होगा और यही सिग्मा एस आपका क्या करता है? ठीक है, रोकने का कार्य करता है। फोर्स क्या करेगा? इनको मोमेंट कराने का प्रयास करेगा। स्ट्रेस क्या करता है? इनको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कम लोड लगाया। जब हमने कम लोड लगाया, जब सेक्शन पर लोड का मान कम लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी लोड आएगा उस लोड को, जो भी लोड आएगा उस लोड को कंक्रीट तथा स्टील दोनों लोग मिल करके बियर करते हैं। कौन कौन? कंक्रीट तथा स्टील
दोनों लोग मिल करके बियर करते हैं। ठीक है, ये आपका है टेंसाइल स्टील। ये हमारा क्या है? टेंसाइल स्टील। ये हमारा क्या है यहाँ पर? टेंसाइल स्टील। हमने फिर यहाँ पर देखो क्या कहा? हमने कहा कि जब किसी धरन पर लोड का मान कम लगता है तो ऐसी स्थिति में जो भी लोड आएगा उस लोड को कंक्रीट तथा स्टील दोनों लोग मिल के बियर करेंगे, और ऐसी स्थिति में कंक्रीट तथा स्टील में होने वाला स्ट्रेन भी क्या होगा? एक समान होगा। देखो यहाँ पर हमने कहा कंक्रीट और स्टील दोनों लोग मिलकर बियर कर रहे हैं लोड को, तो जितना ये आगे की ओर बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा? ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। अर्थात स्ट्रेन और स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे दोनों पे दूरी के बढ़ने के साथ साथ एक समान रूप से बढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पर हमने क्या कहा? लीनियरली चेंज हो रहा है। अर्थात कहेंगे ये हुक के नियम का पालन करेगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई भी क्रैक्स नहीं जनरेट होगा। क्लियर हुआ? इसे हम कहेंगे अनक्रैक्ड सेक्शन। कब? जब किसी धरन पर बहुत ही कम लोड लगाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो भी लोड आएगा कंक्रीट और स्टील दोनों लोग मिलकर बियर करते हैं, और ऐसे स्थिति में धरन पर कोई भी क्रैक जनरेट नहीं होता, जिसे हम अनक्रैक्ड सेक्शन कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? अनक्रैक्ड सेक्शन कहते हैं। बता क्लियर हुआ? अनक्रैक्ड सेक्शन कब होगा? जब लोड का मान क्या हो? बहुत ही कम हो, नॉर्मल लोड आता। क्लियर हुआ? अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं। जब हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया है ना? ठीक है, यहाँ से अगर समझ में आ गया है तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम फिर बात करेंगे कि जब लोड का मान बढ़ा दिया जाए, जब लोड का मान क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, ऐसे स्थिति में हम क्या देखेंगे? ऐसे स्थिति में हम क्या देखेंगे? तो वही है जो आप रबर लिए थे, उसी रबर को उठाइएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है? ठीक है, क्रैक को नीचे रखना है, मतलब जो कट किए थे, और कुछ इस प्रकार से इसको बेंड करना है। जब हमने कम लोड बेंड किया, कम लोड लगाया तो ये थोड़ा सा झुका। जब ज्यादा लोड लगाए और बेंड हुआ, और ज्यादा लोड लगाए और बेंड हुआ। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब ज्यादा बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जब लोड का मान ज्यादा हो जाए, जब किसी धरन पर लोड का मान बढ़ाया जाए। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब किसी धरन पर लोड का मान बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, हम जान रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा? टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा? कंप्रेशन। तो कंक्रीट तो कंप्रेशन में वैसे ही मजबूत होता है। ठीक है, जब बात आएगी टेंशन की तो हम कहेंगे कि कंक्रीट टेंशन में क्या होता है? क्रैकिंग जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमने क्या देखा? जब लोड का मान हमने मैक्सिमम बढ़ाया, जब लोड का मान हमने अधिकतम किया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि ये जो नीचे कंक्रीट पड़ी है, इस कंक्रीट में क्रैकिंग जनरेट हो जाती है। इस कंक्रीट में क्या होता है? क्रैकिंग जनरेट हो जाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका एंगल होता है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था बेसिक में, तो वहाँ पर हमने दिखाया था, और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा। और नहीं तो ध्यान रखिएगा, जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। क्लियर है सर? तो जब हमने कहा कि लोड का मान कम बढ़ाया गया तो अनक्रैक्ड सेक्शन हुआ, लेकिन जब लोड का मान हमने अधिक बढ़ा दिया, भाई सिंपल भाषा में आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। कोई भी सेक्शन ले लीजिए, जब आप, ठीक है, वही हमने बात किया था, मिट्टी का चाहे कोई बना लीजिए। ठीक है, या कोई एक बार ले लीजिए। ठीक है, उस बार पे आप क्या देखेंगे? बार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार एक डक्टाइल मटेरियल होता है, जितना ज़्यादा लोड लगाएंगे वो बेंड हो जाएगा, लेकिन उस पर क्रैकिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई एक ऐसा मटेरियल उठाइए, वो रबड़ बढ़िया है जो आप मिटाने वाले लेते हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, उस पर आप कट कीजिए और कुछ इस प्रकार से बेंड कीजिए। जब हल्का लोड लगाएंगे तो क्या देखेंगे? जो आप कट मार रहे हो थोड़ा सा बढ़ेगा, और ज़्यादा लोड लगा दीजिए और बढ़ेगा, और ज़्यादा लोड लगा दीजिए। आप हल्का कट मारे थे, लेकिन जैसे ही लोड का मान आपने बढ़ाया, क्या देखा वहां पर कि ये जो हमने हल्का कट मारा था, ये क्रैकिंग धीरे 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 किधर की ओर बढ़ रही है? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये हुआ, हल्का सा कट लगाए थे, हल्का लोड लगाया, क्रैकिंग नहीं बढ़ा। लोड का मान हमने ज्यादा लगा दिया, जैसे हमने लोड का मान ज्यादा लगाया तुरंत हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने क्रैकिंग किया था, अर्थात जो हमने कट लगाया था, वो क्रैक धीरे धीरे किधर की ओर बढ़ रहा है? ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात हम कहेंगे, ठीक है, कितना क्रैकिंग हुआ? हाँ, यहाँ पर स्टील डाला गया है, यहाँ पर, ठीक है, ये स्टील डाला गया है। परंतु हमने कहा कि स्टील जो आपका होता है डक्टाइल मटेरियल होता है।
अब डक्टाइल मटेरियल होने के कारण, ठीक है ध्यान दीजिए, डक्टाइल मटेरियल होने के कारण इसमें कोई भी क्रैकिंग नहीं आएगी, लेकिन जो कंक्रीट पड़ेगी उसमें तो क्रैकिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक ब्रिटल मटेरियल होता है। क्लियर हुआ से? लोड का मान और बढ़ाया, जब लोड का मान और बढ़ाया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्रैकिंग हमारा क्या हो रहा है, और ज्यादा बढ़ गया। क्लियर हुआ? फिर हमने लोड का मान बढ़ाया, ठीक है, फिर हमने लोड का मान बढ़ाया और फिर क्या देख रहे हैं, फिर हमने क्या देखा कि ये क्रैकिंग हमारा कुछ यहाँ तक पहुंच गया। बता रहे क्लियर हो नहीं हो? क्रैकिंग का मान बढ़ रहा है किस पे बढ़ाने से? लोड का मान बढ़ाने से। लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्रैकिंग भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई भी क्रैकिंग नहीं होता, हमने कहा अनक्रैक्ड सेक्शन, ठीक है। अनक्रैक्ड सेक्शन में जो भी लोड आ रहा था, कंक्रीट और स्टील दोनों लोग मिलकर बियर कर रहे थे, परंतु जब लोड का मान बढ़ाया गया तो इसमें क्रैकिंग भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब ऐसी स्थिति में जो भी कंप्रेशनल लोड होगा वो, ठीक है, वो जनरेट स्ट्रेस, वो जो है बियर करेगा कौन? कंक्रीट, अर्थात कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा कंक्रीट। जबकि टेंसाइल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस कौन बियर करेगा, कौन रेजिस्ट करेगा? यहाँ पर केवल स्टील। अब टेंशन में कंक्रीट को मुक्त माना जाता है। बता रहे क्लियर हुआ? और इसको हम कहेंगे क्रैक्ड सेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? क्रैक्ड सेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्रैक्ड सेक्शन। अब ऐसे केस में लोड का मान हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बता रहे हो? अभी हमारा मान नहीं यहाँ से बढ़ा, हम क्या कर रहे हैं? और करेंगे इसमें कुछ। क्या करेंगे? हमने लोड का मान और बढ़ाया। जब लोड का मान और बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे? जब लोड का मान और बढ़ाएंगे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ से भी आपका थोड़ा सा, ठीक है, भंजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भंजन स्टार्ट हो जाता है। भंजन मतलब क्या? कंक्रीट वहाँ पर दबने लगेगी, और जब कंक्रीट दबने लगेगा तो वो आपस में क्या करेगा, ठीक है, कोलैप्स करने का प्रयास करेगा। अर्थात पूर्ण रूप से नहीं होता है। यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है, कि उस पर जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपस में दब करके, ठीक है, वो आपस में दब करके, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं? टूटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये कब स्टार्ट होगा? जब इस पे बहुत ज्यादा लोड लगाया जाएगा। जब बहुत ज्यादा लोड लगा रहे हैं तो एक निश्चित समय तक क्या होगा, ये क्रैक आगे की ओर बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, और ज्यादा लोड लगाने के बाद फिर ये कंप्रेशन जो कि कंक्रीट यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है। हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या होता है? भंजन होना या भंजित होना स्टार्ट कर देता है, अर्थात टूटने लगती है। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान में रखना कि जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे क्रैकिंग भी बढ़ती है, और क्रैकिंग बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रल एक्सिस भी आपका क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। न्यूट्रल एक्सिस किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि जितनी दूर में क्रैकिंग हो रहा है वो आपका आ गया टेंशन में। किधर में आ गया? वो टेंशन में आ गया, और जहां पर क्रैकिंग नहीं हो रहा है वो हमारा किसमें हो जाएगा? कंप्रेशन में हो जाएगा। तो लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्रैकिंग का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अब क्रैकिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पर जा रही है? ऊपर की ओर जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हुआ? हमने प्रैक्टिकल करके बता दिया है, आप लोग आप, ठीक है, खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्लियर होने से, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था, ठीक है, शायद आईएएस में क्वेश्चन था या गेट में, ध्यान नहीं है ये चीज है। हाँ, एसएससी से नहीं था, एसएससी बहुत हाई लेवल पे था। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं क्रैकिंग का मान बढ़ रहा है, फिर क्रैकिंग जितनी दूर में हो रहा है वो होगा टेंशन जोन। अब बता भाई, क्रैकिंग अगर बढ़ रहा है हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस भी आपका किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, तथा न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कब? जब लोड का मान अधिक बढ़ाया जाता है तो, और ऐसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रैक्ड सेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? अनक्रैक्ड सेक्शन, क्रैक्ड सेक्शन दोनों आपने क्लियर कर लिया है हमारे ख्याल से, ठीक है। तो ये था इसका कुछ बेसिक चीजें, बता दो। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, एजम्पशंस के बारे में, ठीक है। इनके क्या एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस के बारे में देख लेंगे। हाँ, आपको बता दें कि इसका कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, यहाँ से समझ के आप इसको जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से समझ करके आप जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, एजम्पशंस ऑफ बीम, ठीक है। क्या क्या इसके एजम्पशंस हैं? भाई देखो, हमें कोई चीज करना है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम भैया घर से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, हम घर से अलग होना चाहते हैं, तो पिताजी अपने पहुंचे और वो क्या बोले
कि ठीक है आप अलग होना चाहते हो, हम आपको अलग कर देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ठीक है, आपके शादी में जो कुछ मिला था हम वो आपको दे देंगे, लेकिन जेवर अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमने भी आपकी शादी में कुछ खर्च किया था। ये क्या हुआ? कंडीशन हो गई, मान्यताएं होंगी। दूसरा, ठीक है, हम आपको जमीन देंगे, घर आपको खुद बनाना है, ये भी क्या हो गया? उनका कंडीशन हो गया। तो क्लियर हुआ? तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो फैमिली की बात है, उनको छोड़ दो, ठीक है, वहां पर बहुत सारे बातें आ जाती हैं। हम बीन के केस में बात करेंगे। अब बीन के केस में इन्होंने क्या क्या कहा, पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिख देंगे, वहां से आप जो है इसको उठाइएगा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, वही सेक्शन उठाते हैं, ठीक है, वही सेक्शन उठाते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस आप बीन। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बारे में आप समझा दे रहे हैं, बाकी लिखा देंगे कल इसको। ठीक है, हाँ समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है? इन्होंने कहा ये कि यदि कोई धर्म है और बेंडिंग के पूर्व धर्म का कोई भी क्रॉस सेक्शन, धर्म का कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि बेंडिंग के पूर्व प्लेन है, तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होना चाहिए, प्लेन ही होना चाहिए। ठीक है, एक ताश का पत्ता ले लीजिए आप लोग। जब ताश का पत्ता लेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे? जब ताश का पत्ता लेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे कि उस ताश के पत्ते को आप कुछ इस प्रकार से इसे बेंड कराइए। जब ऐसे बेंड कराएंगे तो वहां पर क्या देखेंगे? वहां पर क्या देखेंगे कि उसके सभी पत्ते, ठीक है, कुछ अलग अलग सेक्शन में हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ ये अलग अलग पत्ता इस प्रकार से। जब इसको हम बेंड कराएंगे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होता है। ठीक है, ऐसे बेंड होता है इस प्रकार से। ठीक है, पहले कैसे था? पहले तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से था, सभी पत्ते ऐसे रखे थे, यहाँ पर प्लेन था, लेकिन जब इसको हमने बेंड किया तो प्लेन ना होकर के क्या हुआ है? ठीक है, कुछ कट गया था, कुछ शेयरिंग आ गई है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा सेक्शन नहीं होना चाहिए। अब उठा लीजिए एक स्टील बार, एक स्टील बार उठा लीजिए। उस स्टील बार को हमने कहा ये सेक्शन है हमारा, हम इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ से बेंड कर रहे हैं, बेंड कर दिया हमने। बेंड करने के बाद क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये सेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात यदि कोई क्रॉस सेक्शन बेंडिंग के पूर्व या लोड लगने के पूर्व प्लेन है, तो लोड लगने के बाद भी हमारा क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ये पहली मान्यता है। क्लियर है यहाँ पर क्या? ठीक है, यदि कोई सेक्शन बेंडिंग के पूर्व समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल होगा। बेंडिंग ना बोल करके कहीं पर लोड का भी जिक्र कर दिया जाता है कि लोड लगने से पहले यदि प्लेन है तो लोड लगने के बाद भी क्या होगा? प्लेन होगा। क्लियर हुआ? अब देखो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि ये भाई साहब है न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस का, ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ और यहाँ पर ये इसका क्या है? प्लेन सेक्शन है। ये न्यूट्रल एक्सिस के बीच में आया है। ठीक है, अर्थात हमने कहा कि ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पर धर्मखंड का क्या है? सेक्शन है। यहाँ पर धर्मखंड क्या है? सेक्शन है। अब ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन कर लेता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ट्रांसवर्स, न्यूट्रल एक्सिस के ट्रांसवर्स या न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, परपेंडिकुलर जो प्लेन, ठीक है, बेंडिंग के पूर्व समतल है वह बेंडिंग के बाद भी समतल रहेगा। ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि बेंडिंग के पूर्व समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल रहेगा। कोई भी क्रॉस सेक्शन लोड लगने के पूर्व यदि समतल है तो लोड लगने के बाद भी क्या होगा? समतल होगा। फिर दूसरा, ठीक है, वह सेक्शन जो न्यूट्रल एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, वह सेक्शन जो न्यूट्रल एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है, बेंडिंग के पूर्व यदि समतल है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा? वो समतल ही रहेगा। बता दो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया इनका पहली मान्यता। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि बेंडिंग के पूर्व यदि समतल है तो बेंडिंग के बाद भी समतल रहेगा। ऐसे स्थिति में ये होगा कॉन्क्रीट सेक्शन। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन होगा, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन होगा वह न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे
बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ कांस्टेंट रेट से बढ़ते हैं। ध्यान देना, दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता यह है कि जब प्लेन समतल है, समझना, जब प्लेन समतल है तो न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन का मान भी क्या होता है? एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। दूसरी मान्यता क्या है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ कांस्टेंट रेट से चेंज होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? तीसरी मान्यता इनकी क्या है? तीसरी मान्यता ये है, ठीक है, कि तीसरी मान्यता इनकी क्या है कि यदि सामान्य लोड लगाया जाए, अभी जो हमने ऊपर बताया, यदि सामान्य लोड लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में स्टील तथा कंक्रीट दोनों समान लोड बियर करेंगे। अच्छा, समान लोड बियर करेंगे तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का स्ट्रेन भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जब कम लोड बियर आ रहा है, मतलब न्यूनतम लोड आ रहा है, नॉर्मल लोड आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी धरन है वो कंक्रीट और स्टील, धरन में कंक्रीट और स्टील ये दोनों समान लोड बियर करेंगे। और समान लोड बियर करने से यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि स्ट्रेन इन स्टील तथा स्ट्रेन इन कंक्रीट, इन दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ यहाँ से? अगली मान्यता क्या है? अगली मान्यता क्या है? इन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों? ठीक है भैया, इलास्टिक एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ माना था अपना क्या, ठीक है, कि जब प्लेन समतल है तो इन्होंने मान लिया भाई जितना ऊपर दबाव होगा उतना ही नीचे बढ़ा होगा, अतः स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, इसलिए इन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्ट्रेन। अब देखो यहाँ से आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या? हुक के नियम का पालन करेगा। कोई भी धरन अगर बेंड हो रही है तो किसके नियम का पालन करेगा? हुक के नियम का पालन करेगा। फिर वह आज समझ लीजिए, दिखाएंगे इसको हम कल, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से? ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा फिर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि फिर इन्होंने कुछ कहा क्या कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा, जो भी टेंसाइल स्ट्रेस होगा वह केवल स्टील द्वारा बेयर किया जाएगा, कंक्रीट इसमें, ठीक है, अपना हाथ नहीं लगाएगा, अपना कोई भी योगदान नहीं देगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कंक्रीट टेंशन को बेयर कर ही नहीं पाएगा। अगर ज्यादा लोड लगा देंगे तो उसमें क्रैकिंग आ जाएगी, और क्रैकिंग आने से सेक्शन आपका फेल। तो ऐसे में इन्होंने क्या कहा कि जो भी टेंसाइल लोड आएगा वह केवल स्टील द्वारा बेयर किया जाएगा, ना कि कंक्रीट द्वारा। क्लियर हुआ? क्या बोला इन्होंने? टेंसाइल स्ट्रेस, सभी टेंसाइल स्ट्रेस स्टील द्वारा बेयर किए जाएंगे, ना कि कंक्रीट द्वारा। क्लियर हुआ यहाँ से? फिर इन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि अपने डिजाइन करते समय इन्होंने क्रीप और श्रिंकेज को ध्यान में नहीं रखा। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्रीप और श्रिंकेज को, ठीक है, गणना में नहीं लिया गया। ठीक है, अब बात यह आती है कि दोनों को डिजाइन कर दिया गया। ठीक है, फिर इन्होंने, ठीक है, एक चीज बोला था कि जो भी कंक्रीट और स्टील है, अभी जो ऊपर बताए थे, स्ट्रेन दोनों का बराबर होगा, इसके लिए स्ट्रेस भी दोनों का बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कुछ देखा था, ये हमारे पास स्टील है, ये हमारे पास कंक्रीट है, स्टील है। इन्होंने क्या देखा कि इसके जो, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना था वो हमारा कुछ इस प्रकार से बना था, जबकि कंक्रीट का जो बना था ये स्टार्टिंग से ही कर्व बनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जब इन्होंने ये दोनों कंडीशन को फॉलो किया तो ऐसे में ये हुआ कि जो भी यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा वह कि लीनियरली होगा, लेकिन लीनियरली ना होने के कारण स्टील का तो कुछ फॉलो किया, स्टील का तो कुछ फॉलो कर रहा है, परंतु कंक्रीट जो है इन नियमों का पालन न करते हुए स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, हल्का सा कर्व बना दे रहा है। ऐसे में इनकी मान्यता क्या हो जा रही थी, फेल हो जा रही थी, लेकिन फिर भी इसके बाद इन्होंने ऐसा मान लिया था। ठीक है, फिर अगला हम क्या कह रहे हैं, अगला हम आप ये कह रहे हैं कि स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस और कंक्रीट में उत्पन्न स्ट्रेस क्या आपस में बराबर हो सकता है? थोड़ा सा माइंड लगाइए, स्टील में उत्पन्न स्ट्रेस था, कंक्रीट में उत्पन्न स्ट्रेस क्या आपस में बराबर हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केसों में इन दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया इक्विवेलेंट स्ट्रेस का संकल्पना किया गया। ठीक है, जिसको हम जो है अभी डेरिवेट करेंगे इसको, ठीक है, दिखाएंगे कैसे कैसे ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक मॉडुलर रेशियो m से गुणा कराया जाता है। मॉडुलर रेशियो क्या है, इसका भी एक टॉपिक बनेगा। क्लियर हुआ?
तो अभी उसे समझ लीजिए बस। ठीक है, फिर अगला इन्होंने क्या कहा, अगला फिर इन्होंने ये कहा कि जो भी मॉडुलर रेशियो होगा, जैसे जो स्ट्रेस कम है उसमें हम गुणा करा देंगे। ठीक है, क्यों गुणा करा रहे हैं इसके बारे में आज मत देखो, अच्छा थोड़ा समझ लो। जैसे हमने कहा आप दो भाई हैं, एक को 50 रुपए मिल गया, एक को 10 रुपए मिल गया। ठीक है, अब 10 वाला बोलने स्टार्ट हुआ कि हमें इनके इक्विवेलेंट करिए, तो 10 को क्या कीजिए, चाहे 10 10 के 5 नोट कर दीजिए, और चाहे 50 वाले में 5 से भाग कर दीजिए, दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो कम रहता है उसमें क्या करते हैं, ये गुणा करा देते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको जो है आगे देखेंगे मॉडुलर रेशियो में, तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा जो इसके एजम्पशंस हैं। ठीक है, आप इस एजम्पशंस को जो है हम कल लिखेंगे, तब आप जो है लिखिएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ठीक है समझ लिए हैं, अच्छी चीज़ें काफ़ी देख ली हैं, हम कल इसको थोड़ा सा फिर से बता देंगे। ठीक है, तुरंत बताएं, समझिएगा, तुरंत लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आपका डाउट्स हो कमेंट करिए हमारे पास, हम आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।